जय हिंद। तो आप सभी को दिल खोल के स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग रोशन अनंत सर का जो वीकली टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है, उनका टेस्ट नंबर 29 को देखेंगे। ठीक है, और फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है, यानी उपसौर की स्थिति में पृथ्वी क्या होता है? समानांतर, अत्यधिक पास, अत्यधिक दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो उपसौर होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य के क्या होता है, अत्यंत पास में होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास में होता है तो उसको उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर। यानी फर्स्ट फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का हो जाएगा बी। ठीक है, और यह घटना आपको 3 जनवरी को होता है। और एक होता है अपसौर। ठीक है, तो अपसौर कब होगा? जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होगा तो क्या होगा? अपसौर होगा। और यह घटना आपको 4 जुलाई को होता है। यानी अपसौर होता है कितना? 4 जुलाई को। ठीक है, और उपसौर होता है कितना? उपसौर होता है आपको 3 जनवरी को। तो उपसौर और अपसौर समझ गए ना क्या होता है? जैसे उपसौर क्या हुआ? जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास में हुआ तब होता है उपसौर। और पृथ्वी सूर्य से क्या होता है, बहुत दूरी, अधिकतम दूरी पर होता है तो क्या होता है? अपसौर होता है। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या कहता है कि महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो महासागरीय मरुस्थल जो है ये आपको अटलांटिक महासागर में है। और महासागरीय मरुस्थल आपको सरगैसो सागर को बोलते हैं। ठीक है, यानी महासागरीय मरुस्थल आपको सरगैसो सागर को बोलते हैं और यह अटलांटिक महासागर यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह अवस्थित है। तो सेकंड का क्या होगा? सेकंड का हो जाएगा बी। ठीक है, यानी सेकंड का क्या हुआ? बी हो जाएगा। फिर यह है भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है। मैकमोहन रेखा, काली नदी, काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है आपको काराकोरम रेंज, यानी 3 का सी हो जाएगा। यानी चीन के मध्य यह जल विभाजक बनाती है काराकोरम रेंज, जो 70 किलोमीटर लंबी यह ग्लेशियर काराकोरम में यानी कहने का मतलब कि 70 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अब उसके बाद है फोर। फोर है निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है? यानी बजाज सागर बांध कौन सा नदी में बनाया गया है? महानदी, नर्मदा, शारदा, माही। तो फोर का क्या होगा? फोर का हो जाएगा डी, माही नदी। और माही नदी जो है आपको कर्क रेखा को 2 बार काटता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है और इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिला के अमझौरा में मेहर झील से होता है और इसका लंबाई 585 किलोमीटर है। ठीक है, यानी फोर का क्या होगा? फोर का हो जाएगा आपको डी। अब उसके बाद है फाइव। फाइव क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? जल प्रपात राज्य, एक तरफ है जल प्रपात और दूसरी तरफ है राज्य। पहला है बिहार। बिहार, राजस्थान, पुनासा मध्य प्रदेश, पायकारा तमिलनाडु, गोकक कर्नाटक। तो इसमें बताना है कि कौन सा जलप्रपात गलत है। ठीक है, तो बिहार जो है आपको राजस्थान, यानी बिहार जलप्रपात आपको राजस्थान में है, ये बात सही है। पुनासा मध्य प्रदेश, पुनासा जो है पुनासा जलप्रपात ये आपको मध्य प्रदेश नहीं राजस्थान में है। ठीक है, पुनासा आपको मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ है? ये आपको है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। और यह जो है आपको चंबल नदी पे है। कौन सा नदी? चंबल नदी। यानी सेकंड का क्या होगा आंसर? बी हो जाएगा। बाकी पायकारा तमिलनाडु में है, गोकक कर्नाटक और बिहार आपको राजस्थान। अब उसके बाद है सिक्स। सिक्स क्या कहता है कि आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो आम्र वर्षा आपको केरल में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? केरल में, यानी सिक्स का ए हो जाएगा। और कर्नाटक, कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक में आपको चेरी ब्लॉसम, जिसमें कॉफी वर्षा, जिसको चेरी ब्लॉसम जो है आपको कॉफी वर्षा कहलाता है। ठीक है, जो कॉफी के लिए बहुत ज्यादा ही लाभदायक होता है। और फिर एक होता है जैसे पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होता है उसको क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। ठीक है, और पूर्वी भारत में जो हवा चलता है उसको नरवेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरवेस्टर।
7 है क्यूरिंग की प्रक्रिया संबंधित है, फलों की खेती, चाय की खेती, कॉफी की खेती, तंबाकू की खेती। 7 का क्या होगा? 7 का हो जाएगा डी, यानी तंबाकू की खेती को क्यूरिंग की प्रक्रिया, सॉरी, तंबाकू की खेती जो है आपको क्यूरिंग की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, यानी 7 का क्या होगा? 7 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है 8 है आपको कि सागर सम्राट प्रयुक्त है, सागर सम्राट प्रयुक्त है लौह अयस्क परिशोधन के लिए, स्वर्ण अयस्क उत्पादन के लिए, तेल निकालने के लिए, या फिर तेल शुद्धिकरण के लिए। तो 8 का क्या होगा? 8 का हो जाएगा आपको सी, तेल निकालने के लिए, यानी सागर सम्राट प्रयुक्त है किसके लिए? तेल निकालने के लिए। ठीक है, 8 का क्या होगा? 8 का सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 9, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष, यानी BRO, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1956, 1960, 1964, 1950। तो 9 का क्या होगा? 9 का हो जाएगा बी। ठीक है, अब उसके बाद है 10 क्या कहता है कि शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र है, यानी शिशु मृत्यु दर कितना से कितना वर्ष तक होता है? 0 से 2, 0 से 3, 0 से 6, या फिर 0 से 1। तो शिशु मृत्यु दर आपको 0 से 1 वर्ष, यानी 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा आपको डी, यानी प्रति 1000 जीवित जिनमें शिशुओं की संख्या 1 वर्ष से कम होगा, यानी प्रति 1000 जीवित जन्म जो शिशु होता है ना, बच्चा, उसका अनुपात जो है 1 वर्ष से कम आयु वाला होगा, तभी उसको शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, 11 है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ ब्रजपात स्थल है? नीलगिरी, दार्जिलिंग, इलायची की पहाड़ी, या फिर महेंद्रगिरी। तो 11 का क्या होगा? 11 का हो जाएगा आपको बी, यानी ब्रजपात स्थल जो है आपको कौन सा है? दार्जिलिंग है। ठीक है, अब उसके बाद है 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लैगून झील के उदाहरण नहीं है? रूपकुंड झील, अष्टमुडी झील, चिल्का झील, या बेवनाथ झील। लैगून झील के उदाहरण नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रूपकुंड झील। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? रूपकुंड झील। ठीक है, अब उसके बाद है 13 क्या कहता है कि बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो बुक्सा बाघ अभयारण्य जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। और अभी बिहार दरोगा का जो फायरमैन और मद्य निषेध का जो दरोगा का एग्जाम हुआ था 16 जुलाई को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पूरी पूरी संभावना बनता है कि आने वाला एग्जाम जो है दरोगा का, उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद है 14 है राभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? यानी राभा जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। 14 का क्या होगा? 14 का हो जाएगा आपको बी, असम। यानी राभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह जो आपको है असम में। ठीक है, और असम के राज्यपाल कौन है? अभी कटारिया साहब हैं। ठीक है, 15 है झोरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झोरा झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। झोरा जो है लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपको उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है मंदिर आपको उत्तराखंड में ही पड़ता है। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत। ठीक है, 16 है निम्नलिखित कौन सा स्थल मालवा संस्कृति संबंधित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? कायथा, इनाम गांव, एरन, नवदा टोली। 16 का क्या होगा? 16 का हो जाएगा आपको बी, इनाम गांव। ठीक है, मालवा संस्कृत से संबंधित नहीं है तो कौन होगा? इनाम गांव हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कहने का मतलब कि ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है, जैसे आपको बनास हो गया, बनास आहार संस्कृति ये आपको राजस्थान से है। और जो एक कायथा है, कायथा संस्कृति आपको मध्य प्रदेश से है।
उसके बाद है मालवा, मालवा म से मालवा और म से मध्य प्रदेश, तो मालवा आपको मध्य प्रदेश से है। फिर उसके बाद है जोरवे, जोरवे संस्कृति आपको महाराष्ट्र से है। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। जैसे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, बनास या आहार संस्कृति आपको राजस्थान, ठीक है। कैथा संस्कृति मध्य प्रदेश, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। और मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल जो है आपको कैथा है, एरन है या नवदा टोली है, ठीक है। यानी मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल कैथा, ठीक है, एरन और नवदा टोली। और जोरवे संस्कृति का प्रमुख स्थल जोरवे है, नेवासा है, दैमाबाद है और इनाम गांव है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था कि मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो वो है इनाम गांव, यानी 16 का क्या होगा, बी हो जाएगा। 17 जैन मतानुसार निग्रंथ का अर्थ क्या होता है, पूज्य, विजेता, बंधहीन, पराक्रमी। 17 का क्या होगा, 17 का हो जाएगा डी, बंधहीन। जैन मतानुसार निग्रंथ का अर्थ होता है बंधहीन, ठीक है। अब उसके बाद है 18। 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो 18 का क्या होगा, 18 का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। वो कब चलाया, शकों पर विजय जब प्राप्त किया था ना, यानी शक पर विजय प्राप्त किया था, जिसमें मालवा के क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाया था। नहीं, मेन रूप से आपको शक पर जब विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, तब वहां चांदी के सिक्के चलाया था व्याघ्र शैली के, ठीक है। अब उसके बाद है 19। 19 है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शैली में निर्मित नहीं है, कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, राजेश्वर मंदिर तंजौर, दिलवाड़ा जैन मंदिर या लिंगराज मंदिर। तो 19 का क्या होगा, बी हो जाएगा, राजेश्वर मंदिर तंजौर। ये जो है आपको नागर शैली से निर्मित नहीं है। यह जो है आपको उत्तर भारत में विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित है। यानी राजेश्वर मंदिर तंजौर यह उत्तर भारत में विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित है, ठीक है। और नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, यानी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ठीक है। फिर उसके बाद सूर्य मंदिर कोणार्क, उसके बाद है जगन्नाथ मंदिर पुरी, कंदरिया महादेव खजुराहो और सूर्य मंदिर मोढेरा और दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू। और तंजौर का जो आपको राजेश्वर मंदिर जो है आपको द्रविड़ शैली का उदाहरण है। किसका है, द्रविड़ शैली। 20 है राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़। 20 का क्या होगा, 20 का हो जाएगा डी, कन्नड़। राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या था, तो कन्नड़ था। 21 है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान आजम कहा गया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो 21 का क्या होगा, ये हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा गया, तो इल्तुतमिश, ठीक है। और 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने यह घोषणा किया था, कौन किया था, 1229 में बगदाद के खलीफा यह घोषणा किया था कि इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम, यानी कहने का मतलब घोषणा किया था या फिर उपाधि उसको प्रदान किया था, ठीक है। अब उसके बाद है 22। 22 क्या कहता है कि बाबरनामा में किस मुस्लिम राज्य उल्लेख नहीं है, बंगाल, मालवा, बहमनी, सिंध। तो बाबरनामा में मुस्लिम राज्य जैसे बंगाल भी है, मालवा है और बहमनी भी है, तो जो नहीं है वो कौन होगा, ये हो जाएगा आपको सिंध। जो नहीं है वो कौन होगा, सिंध हो जाएगा, ठीक है। यानी 23 का क्या होगा, 23 का हो जाएगा, सॉरी 22 का क्या होगा, 22 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। 22 का सी, सिंध। और बाबरनामा, बाबर जो है आपको मुगल वंश के संस्थापक भी हैं और इनका कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा। और 5 मुस्लिम राज्य जैसे बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी, जो 2 हिंदू राज्य जैसे विजयनगर, मेवाड़ का उल्लेख किया गया है बाबरनामा में, ठीक है। और बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक था, 30 से 56। और हुमायूं के बाद है अकबर, अकबर यानी हुमायूं का बेटा अकबर, 56 से 1605, यानी अकबर का कार्यकाल 56 से 1605, बाबर का कार्यकाल 1526 से 30, ठीक है।
30 से 56 हुमायूं का, और 56 से 1605 अकबर का, ठीक है। और मुगल वंश के संस्थापक आपको बाबर को ही बोला जाता है। 23 है, किस मराठा छत्रपति के समय मराठी युद्ध में भी स्त्रियों को साथ ले जाने लगी? राजा राम, शिवाजी, द्वितीय साहू जी, संभाजी। 23 का क्या होगा? 23 का हो जाएगा डी, संभाजी। यानी शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में संभाजी आपको 1680 से 89 का मैंने कार्यकाल इनका था, 1680 से 89। और ये शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ बोला, रीढ़ यानी अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया था, तथा इन्हीं के समय से मराठी युद्ध में भी स्त्रियों को साथ ले जाने लगा। यानी 23 का क्या होगा? 23 का हो जाएगा आपको डी, यानी संभाजी, ठीक है। अब उसके बाद है 24। 24 क्या कहता है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया, फ्रांस एवं प्रसा, या प्रसा एवं ऑस्ट्रिया, या जर्मनी एवं इटली। यानी सेडोन का युद्ध जो है आपको किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपको फ्रांस एवं प्रसा के बीच। 24 का क्या होगा? 24 का हो जाएगा बी, यानी 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध हुआ, जिसमें प्रसा का जीत हुआ था। और यह युद्ध आपको जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जर्मनी के एकीकरण। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1870 को, इसमें प्रसा का विजय हुआ, और यह युद्ध जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? जर्मनी का एकीकरण से। यानी 24 का क्या होगा? 24 का हो जाएगा बी। अब उसके बाद है 25। 25 जो है क्या कहता है कि बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉर्ज वार्लो, लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड विलियम बेटिक, या लॉर्ड एम हस्ट। तो 25 का क्या आंसर होगा? 25 का हो जाएगा डी, लॉर्ड एम हस्ट। यानी बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एम हस्ट। 25 का क्या होगा? 25 का हो जाएगा आपको डी, ठीक है, लॉर्ड एम हस्ट। और लॉर्ड एम हस्ट का कार्यकाल 1823 से 28 था। 1823 से 28, 1823 से 28 किसका कार्यकाल था? लॉर्ड एम हस्ट का, ठीक है। और सर जॉर्ज बार्लो, इसका कार्यकाल 1805 से 7, 1805 से 7 किसका कार्यकाल था? सर जॉर्ज बार्लो। और लॉर्ड हेस्टिंगस का 1813 से 23, 1813 से 23 किसका था? लॉर्ड हेस्टिंगस। यानी लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल 1813 से 23। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेटिक, इसका है 1828 से 35। क्या है? 1828 से 35। यानी पहला इसका आंसर क्या आंसर होगा? बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एम हस्ट, और इसका कार्यकाल 1823 से 28, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंगस का 1823 से 23, ओके। और सर जॉन वार्लो 1805 से 7, और लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से 35, ठीक है। 26 है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, या डेमोक्रेटिक पार्टी। 26 का क्या होगा आंसर? 26 का ए हो जाएगा, लिबरल पार्टी। 26 का ए। यानी 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो लॉर्ड एम पाम क्या था? लॉर्ड पाम अस्टन, ठीक है, जो ये आपको लिबरल पार्टी से थे, ठीक है। और ब्रिटेन में दो पार्टियां जैसे लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी प्रमुख है। यानी ब्रिटेन में दो पार्टियां लिबरल और कंजर्वेटिव है, ठीक है। और अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। यानी ब्रिटेन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटेन में कौन कौन सी पार्टी है, तो लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी प्रमुख है, लिबरल और कंजर्वेटिव। और अमेरिका में डेमोक्रेटिव और रिपब्लिकन। कौन सा है? डेमोक्रेटिव, क्रेटिक और रिपब्लिकन, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का हो जाएगा ए। 27 है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी? मोतीलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, या महात्मा गांधी। तो 27 का हो जाएगा आपको डी, महात्मा गांधी। यानी 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। और इनका उद्देश्य क्या था महात्मा गांधी का? हिंदू मुस्लिम एकता। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। क्वेश्चन पूछा जाए कि 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे।
और इनका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, यानी हिंदू मुस्लिम को एकता बना के रखें। ठीक है। 28 है भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ? 1939, 1935, 1927, 1923। तो 28 का क्या होगा? बी 1935। 28 का 1935। और 1935 में एक और घटना हुआ था क्या, कि भारत यदि म्यांमार को जैसे भारत से अलग किया गया था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से म्यांमार को भारत से अलग किया गया। और यहाँ क्वेश्चन क्या था कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1935। 29 है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं दिया गया? यानी फांसी की सजा नहीं दिया गया था किनको? अनंत कान्हरे, वासुदेव बलवंत फड़के, जगन्नाथ शिंदे, सूर्यसेन मास्टरदा। तो 29 का आंसर क्या होगा? वासुदेव बलवंत फड़के। इनको जो है आपको फांसी की सजा नहीं दिया गया था, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है। और यह जो है आपको एक सशस्त्र सेना बनाकर जैसे ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को इनको गिरफ्तार किया गया था। और इन्हें काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए थे। यानी खुद जो है आपको अनशन करके यह प्राण त्याग दिए थे। कब दिए थे? 17 फरवरी 1883 को। और बाकी जैसे अनंत कान्हरे हैं, जगन्नाथ शिंदे, सूरसेन यानी मास्टरदा, इनको जो है आपको फांसी की सजा दिया गया था। जैसे अनंत कान्हरे जो है आपको नासिक के जैक्सन हत्याकांड में प्रमुख होने के कारण इनको बंदी बनाकर 19 अप्रैल 1910 को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 19 अप्रैल 1910। किनको? अनंत कान्हरे को। किस चीज के कौन सा मामले में दिया गया था? तो नासिक के जैक्सन हत्याकांड। नासिक के जैक्सन, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नासिक के जैक्सन हत्याकांड में किनको फांसी दिया गया था, तो अनंत कान्हरे को। कब दिया गया था? 19 अप्रैल 1910। उसके बाद है जगन्नाथ शिंदे। इनको आपको सोलापुर थाने पर हुए हमला, यानी सोनापुर थाने पर हमला हुआ था, उन्हीं में इनको आपको 12 जनवरी 1931 को फांसी दिया गया। यानी सोलापुर थाने पर हमला होने के कारण इनको बंदी बनाकर 12 जनवरी 1931 को फांसी दिया गया। अब उसके बाद है सूर्यसेन मास्टरदा। इनको किस चीज के मामले में दिया गया था फांसी? इनको 18 अप्रैल 1930 में ही चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण, यानी कहने का मतलब कि 18 अप्रैल 1930 को यह जो है आपको चटगांव में स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण किए थे, जिनके चलते इनको क्या बोलते हैं, गिरफ्तार किया गया और 9 जून 1931 को फांसी दे दिया गया सूरसेन मास्टरदा को। ठीक है। और फांसी नहीं दिया गया था वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। यह जो है आपको अनशन किए थे और अनशन करके खुद 1883 को अपना प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। तो 29 का क्या होगा आंसर? बी हो जाएगा। 30 है 1929 में गठित लिंड से आयोग का संबंध है शिक्षा से, बेरोजगारी से, आर्थिक योजना से, चुनाव से। तो 30 का क्या होगा? 30 का हो जाएगा ये शिक्षा। यानी 1929 में गठित लिंड से आयोग का संबंध आपको शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से। ठीक है। और इसका अध्यक्ष तो लिंड से ही था। और इस समय भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। यानी 1929 में लॉर्ड इरविन जो है भारतीय वायसराय थे। ठीक है। यानी 30 का क्या होगा? ये हो जाएगा। 31 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता है? विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत, वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, इनमें से कोई नहीं। 31 का क्या होगा? 31 का हो जाएगा सी, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। 31 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता है? तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। ठीक है। क्या है? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। और यह जो है आपको 1892 के भारत परिषद अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता था। और विकेंद्रीकरण जो है, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत आपको 1861 भारत परिषद अधिनियम। यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत आपको कौन से भारत परिषद अधिनियम से हुआ, तो 1861। याद रखिएगा
1861 भारत परिषद अधिनियम विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुआ। और वार्षिक बजट, अब बजट पर बहस जो है 1892 भारत परिषद अधिनियम, यानी बजट पर बहस कौन सा, 1892 भारत परिषद अधिनियम। और 1861 में विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत 1861, ठीक है। यानी 31 का क्या होगा, सी हो जाएगा आंसर। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तथर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे? के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। यानी 32 का क्या होगा आंसर, 32 का हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। कौन सा व्यक्ति जो है झंडा समिति के सदस्य नहीं थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे। इनको, राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यानी झंडा समिति का गठन जो है आपको निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया, जिसका अध्यक्षता आपको क्या है, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालचारी या के एम मुंशी और भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन कौन थे, अबुल कलाम आजाद, उसके बाद सरोजनी नायडू, राजगोपालचारी, के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर। अब उसके बाद है 33 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं है? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस देश का प्रावधान नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। 33 का क्या होगा, 33 का हो जाएगा आपको सी, ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन का प्रभाव नहीं है, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान प्रस्तावना 4 देशों का प्रभाव, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस और फ्रांस है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और फ्रांस। अमेरिका से आपको विचार यानी प्रस्तावना का विचार ग्रहण किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान से प्रस्तावना का विचार जो है आपको कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। और ऑस्ट्रेलिया की संविधान से प्रस्तावना की भाषा, यानी प्रस्तावना की भाषा आपको ऑस्ट्रेलिया से। और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय शब्द प्रस्तावना में है, जो आपको रूस से लिया गया है। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द जो है आपको रूस से लिया गया है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है आपको फ्रांस। एक बार और देखिएगा, सबसे पहले तो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देश का है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान, फ्रांस और रूस, सॉरी। सबसे पहले है अमेरिका से जो है आपको प्रस्तावना का विचार, यानी अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, पहले विचार लिया अमेरिका से और भाषा लिया किससे, ऑस्ट्रेलिया से। और रूस से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द लिया, सामाजिक, राजनीतिक और क्या बोलते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है। और फ्रांस से आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ग्रहण किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा, नहीं लिया गया है जो है आपको सी, ब्रिटेन। अब उसके बाद है 34 क्या कहता है कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा, विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भाग 14, 16, 18 या 20। 34 का क्या होगा आंसर, 34 का हो जाएगा बी। यानी संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा, विधानसभाओं में SC एवं ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भाग 16 में किया गया है। और भाग 16 आपको 330 से 342 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 330 से 342, भाग 16 330 से 342, ठीक है। अब उसके बाद है 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी? यानी किस समिति ने पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त नियमों की स्थापना की अनुशंसा किया था? तो पीके युगन समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, अशोक मेधा समिति या के संथानम समिति। तो 35 का आपको डी आंसर होगा, के संथानम समिति। और के संथानम समिति 1963 में यह रिपोर्ट आपको सौंपा था, 1963, ठीक है। और उसके बाद पी के थुंगल समिति है, पी के युगल समिति नहीं है, थुंगल समिति, पी के थुंगल समिति या पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की स्तुति प्रदान किया था।
यानी पीके थुंगल समिति आपको पंचायती राज संस्था से संविधान में सम्मिलित करने का उसको स्तुति प्रदान किया था। ठीक है, और उसके बाद है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, या पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया था 1986 में। ठीक है, यानी 1963 में आपको संथानम समिति रिपोर्ट पेश किया था पंचायतों की सीमित राजस्व शक्ति के लिए, यानी पंचायत को सीमित राजस्व शक्ति के लिए संथानम समिति और पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित के लिए संविधान में सम्मिलित पीके थुंगल। ठीक है, और पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति आपको लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। 36 है, कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी के सुदृढ़ीकरण से है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, राजद। तो 36 का हो जाएगा आपको कांग्रेस। ठीक है, यानी 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार किया गया था, और यह योजना आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने और राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि तैयार हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने एवं राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि तैयार किया गया था। कब? 1963 में कामराज योजना, यानी कामराज योजना का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। 37 है, आपको निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रावधान किया गया? 86, 86वें, 85वें, 89, 102वें। तो 37 का इसका आंसर जो होगा 89वें, यानी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इसका राष्ट्रीय आयोग का गठन 89वें संविधान संशोधन 2003 में 2003 के अनुच्छेद 338 क के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 89 हो जाएगा। अब उसके बाद है 38। ठीक है, तो 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है, यानी कौन सा अलग है? इन चारों में से, इन चार ऑप्शन में से कौन सा अलग है? एक जो है आपको अलग होगा, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा जाति आयोग, निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग। तो 38 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय। लेकिन पिछड़ी जाति आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग यह आपको पिछड़ी जाति आयोग है। जैसे पिछड़ी जाति आयोग जो है आपको 338 आर्टिकल 338 का ख में मिलता है, और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 जो है आपको संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक। ठीक है, यानी संवैधानिक निकाय आपको 3 है, पिछड़ी जाति आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग। लेकिन सांविधिक निकाय जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार, कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है आपको सांविधिक निकाय। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सांविधिक और संवैधानिक में अंतर है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय है। ठीक है, और पिछड़ा जाति आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग ये आपको संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका गठन 1993 में हुआ था, जो आपको सांविधिक निकाय है। तो ये जो है आपको सबसे कहने का मतलब विषम है, अलग है। तो 38 का ये हो जाएगा। 39 अनुच्छेद 169 संसद को शक्ति प्रदान करता है विधानसभा के सृजन का, विधान परिषद के उत्पादन का, विधानसभा के कार्य विस्तार का, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का क्या होगा? विधान परिषद के उत्पादन का। यह जो है आपको आर्टिकल 169 में है। कौन सा है? आर्टिकल 169, यानी विधान परिषद का सृजन एवं उत्पादन जो है आपको आर्टिकल 169। ठीक है, 40 क्या है? 40 है कि न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का होगा इनमें से कोई नहीं। न्यायपालिका की एकल प्रणाली जो है आपको कहां से है? ये आपको है भारत शासन अधिनियम 1935 से। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935, न कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से लिया गया है। 41 है, संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद। तो 41 का क्या आंसर होगा? 41 का हो जाएगा सी, न्यायपालिका। यानी संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन आपको न्यायपालिका, क्या है? न्यायपालिका, जो आपको केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिया गया था।
यानी कहने का मतलब, यानी संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिया गया था। ठीक है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था? एच डी देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। तो 42 का आंसर क्या होगा? बी, मोरारजी देसाई। राज्यसभा का सदस्य नहीं था जो मोरारजी देसाई। बाकी आपको इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, आपको ये सब जो है राज्यसभा के सदस्य थे। जैसे इंदिरा गांधी 1966 में, एच डी देवगौड़ा 1996 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 9। ठीक है। और मोरारजी देसाई आपको गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य चुने गए थे। यानी लोकसभा सदस्य जो है आपको मोरारजी देसाई गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था, लेकिन राज्यसभा का वो सदस्य नहीं थे। राज्यसभा के सदस्य कौन कौन थे? तो एच डी देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। एच डी देवगौड़ा आपको 1996, इंदिरा गांधी देखिए एच डी देवगौड़ा 1996 और 1966 इंदिरा गांधी, और मनमोहन सिंह 2004 से 9। ठीक है। यानी 42 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 43 है आपको कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना, या फिर बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 43 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 43 का डी। ठीक है। यानी 43 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अब उसके बाद है 44 यानी 44। 44 क्या कहता है कि वरीयता अनुक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता के समकक्ष कौन पद ग्रहण करता है? वरीयता अनुक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता के समकक्ष कौन पद ग्रहण करता है? तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति या उपाध्यक्ष नीति आयोग, अध्यक्ष नीति आयोग, या लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो 44 का आंसर क्या होगा? बी, उपाध्यक्ष। नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है आपको लोकसभा में विपक्ष के नेता के समकक्ष पद ग्रहण करता है। ठीक है। यानी 44 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 44। 44 जो है 44 तो हो गया, सॉरी 45। 45 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? भूमि, कारागार, मनोरंजन, औद्योगिक विवाद। तो 45 का क्या होगा? 45 का हो जाएगा डी, औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, यह जो है आपको समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची आपको कौन से कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। 46 है, बर्ना बेलेक कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी। तो 46 का आंसर क्या होगा? ए, टेबल टेनिस। बर्ना बेलेक कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। अब उसके बाद है 47। तो 47 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष, 3, 5, 4। तो 47 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 3 वर्ष। 48 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी कैसी संख्या है? संवैधानिक, संविधिक, या स्वायत्त, या इनमें से कोई नहीं। तो 48 का हो जाएगा स्वायत्त। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आपको संविधिक था। क्या था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संविधिक निकाय है। ठीक है। अब उसके बाद है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी आपको स्वायत्त निकाय है। 49 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, क्या था? गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, या मानव संसाधन का विकास। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपको बी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 50 है, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे जीवी रामकृष्णन, श्यामला गोपीनाथ, सीडी देशमुख और स्वर्ण स्मिथ। तो 50 का आपको हो जाएगा सीडी देशमुख। यह जो है आपको भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले थे, लेकिन पूछेगा कि प्रथम जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तब वो थे सर स्मिथ, लेकिन जब भारतीय बोलेगा तो सीडी देशमुख। ठीक है। और इनका जो है कार्यकाल 1943 से 1949। और इन्हीं के समय क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। ठीक है।
इक्यावन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? वेग, द्रव्यमान, त्वरण, आयतन। व्युत्पन्न मात्रक नहीं है तो कौन है? द्रव्यमान होगा। यानी द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम यानी संकेत केजी। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक नहीं है तो वो है द्रव्यमान। ठीक है, तो 51 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 52। ठीक है, क्या है? 52। 52 जो है क्या कहता है कि कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना उदाहरण किसका है? न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो आपको बताना है कि कराटे खिलाड़ी हाथ के प्रहार से अगर ईंट का पट्टी तोड़ देता है तो इसका उदाहरण जो है आपको न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। ठीक है, ना कि तृतीय नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम। ठीक है, तो 52 का क्या होगा? 52 का सी हो जाएगा, जिसको न्यूटन गति का द्वितीय नियम जो है आपको संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। यानी संवेग संरक्षण जो है न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं और यह नियम आपको वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर यानी जो है उस पर आरोपित बल की दिशा में होता है। ठीक है, और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसका आंसर जो है 52 का क्या होगा? 52 का सी हो जाएगा। 53 क्या है? 53 है, निम्नलिखित में से किसमें श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इस्पात, एलपीजी, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का क्या होगा? 53 का सी हो जाएगा, इस्पात। श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है तो वो है इस्पात। श्यानता केवल जो है आपको द्रव और गैस का गुण है, ठोस का नहीं। यानी द्रव और गैस जो है आपको केवल द्रव और गैस का गुण श्यानता है, जैसे जल है, द्रव, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी। लेकिन इस्पात जो है आपको ठोस है, तो यह जो है श्यानता का गुण नहीं है। यानी श्यानता का गुण किसमें पाया जाता है? सिर्फ द्रव और गैस में पाया जाता है। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग है? वायु में उत्पन्न तरंग, भूकंप तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, इनमें से सभी। 54 का क्या होगा? डी। वायु में उत्पन्न, भूकंप तरंग, स्प्रिंग, ये सभी है। 54 का डी हो जाएगा, क्या होगा? डी। 55 है, जल का भाप बिंदु क्या है? 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 55 का क्या होगा? सी हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जल का भाप बिंदु क्या है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जल का भाप बिंदु आपको 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे इसको अब हम बताते हैं कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे होता है। इसका एक फार्मूला है, क्या है? सी माइनस जीरो बटा 100 माइनस सी माइनस 0 बटा 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा 180। ठीक है, तो सी यानी 100 सेल्सियस कितना होगा? 100 माइनस 0 बटा 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा क्या होगा? 180। तो 100 माइनस 0 यानी 100 बटा 100 एक आ गया, एफ माइनस 32 बटा 180। तो एफ बराबर क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी एफ माइनस 32 बराबर 180 और एफ बराबर 180 प्लस 32 क्या होगा? 212। यानी एफ बराबर क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको ये फार्मूला बस याद रखना है, सी माइनस 0 बटा 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा 180। तो आपको क्या बोलते हैं फ़ारेनहाइट में, आपसे यह जो है आपको निकल जाएगा। 56 क्या कहता है कि कालिक से पोता हुआ गोला का चमकने का कारण क्या हो सकता है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का पूर्ण यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, एक ही चीज हो गया है, अपवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? अपवर्तन। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या प्रकाश का प्रतिकिरण। तो 56 का आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका एक और उदाहरण है मृग मरीचिका। ठीक है, क्या मृग मरीचिका जो है आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से है, जो आपको रेगिस्तान में देखा जाता है। 57 है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम संबंधित है विद्युत बल से, चुंबकीय बल से, नाभिकीय बल से, इनमें से सभी। तो 57 का आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा विद्युत बल से। यानी व्युत्क्रम बल वर्ग का नियम जो है आपको विद्युत बल्ब से है। किससे है? विद्युत बल्ब से। जैसे F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। 58 क्या कहता है कि वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का क्या होगा? सी, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4।
वोल्टेइक सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। और इसका आविष्कार 1799 ईस्वी में एलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। कौन किया था? एलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है। इसमें जो है आपको तांबे की छड़ को एनोड एवं जस्ते की छड़ को कैथोड बोलते हैं। यानी तांबे की जो छड़ होगा उसको एनोड और जस्ते की छड़ कैथोड। एनोड पे प्लस चार्ज, कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? बिस्मथ, क्रोमियम, पोटेशियम या निकेल? तो 59 का क्या होगा? बिस्मथ हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? बिस्मथ है। ठीक है। यानी बिस्मथ जो है कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और अनुचुंबकीय आपको क्रोमियम, पोटेशियम, यानी क्रोमियम, पोटेशियम आपको अनुचुंबकीय है। और चुंबकीय पदार्थ कौन है? निकेल। क्या है? निकेल। ठीक है। 60 क्या होगा? 60 क्या है? 60 है प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पराशब्द तरंग। तो 60 का क्या होगा आंसर? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 61 क्या है? 61 है आपको निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड में विलयन, अमोनिया गैस का हवा में विलयन, खड़िया का जल में मिश्रण या फिर नमक का जल में विलयन? तो 61 का क्या होगा आंसर? सी हो जाएगा, खड़िया का जल में मिश्रण। 61 का सी। 62 है, फॉस्फेराइड किसका अयस्क है? फॉस्फेराइड, फास्फोरस, कैल्शियम, टीन, पोटेशियम। तो 62 का आंसर होगा कैल्शियम। यानी फॉस्फेराइड किसका अयस्क है? तो यह जो है आपको कैल्शियम का है। फॉस्फेराइड कैल्शियम का अयस्क है और इसका सूत्र होता है Ca3PO4 2। जैसे बुझा हुआ चूना CaOH2 बुझा हुआ का, अब बिना बुझा हुआ CaO। ठीक है। 63 क्या होगा? 63 जो है क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बीटा पार्टिकल्स इस मात्रा में दोगुने ऋण आवेशित गामा किरणों की तुलना में कम आयनिक क्षमता या फिर बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा? तो 63 का क्या होगा? डी, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। ठीक है। अब उसके बाद है 64, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित विखंडन, अनियंत्रित संलयन, नियंत्रित संलयन या नियंत्रित विखंडन? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन पे है और परमाणु बम जो है किस पे है? ये जो है नाभिकीय विखंडन पे है। लेकिन क्या होगा आंसर? अनियंत्रित विखंडन। ठीक है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन। यानी 64 का आंसर क्या होगा? 64 का हो जाएगा बी, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। और इसका आविष्कार कौन किया था हाइड्रोजन बम का? एडवर्ड टेलर। कब? 1952 में। और 1951 में आपको परमाणु बम का हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद है 65। तो 65 क्या कहता है कि स्मोग किसका संयोजन है? स्मोग किसका संयोजन है? हवा और जलवाष्प, पानी और धुआं, आग और पानी, धुआं और कोहरा। 65 का क्या होगा? डी, धुआं और कोहरा। स्मोग किसका है? तो धुआं है और कोहरा। ठीक है। धुआं और कोहरा स्मोग का है। 66 है, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेट फॉस्फेट, सोडियम टेट्राबाइट? तो 66 का क्या होगा? बी, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। 67 है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन राख शेष रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में पानी निकलता है या कार्बोनेट बनता है? तो 67 का क्या होगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड में पानी निकलता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा, यानी CO2 + 2H2O। यानी अगर मीथेन में जल मिलाएंगे CH4 + O2 तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी। 68 है, साबुन किसका सोडियम लवण है? स्टीरिक अम्ल, एमाइल अल्कोहल, कार्बोलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल? 68 का क्या होगा? ए हो जाएगा, स्टीरिक अम्ल। क्या होगा? स्टीरिक अम्ल। 68 का ए। 69 क्या कहता है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? निश्चेतक, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, प्रति अम्ल? तो 69 का क्या होगा? ए, निश्चेतक। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो निश्चेतक के रूप में। ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र आपको क्या होता है? CHCl3, यानी CHCl3 आपको निश्चेतक का सूत्र होता है। 70 क्या कहता है
कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि या निस्तापन विधि? तो 70 का क्या होगा? फेन उत्प्लावन विधि। 70 का सी, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। 71 क्या है? 71 है आपको कि एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक समपराशरी विलयन में, एक अति पराशरी विलयन में, एक अल्प पराशरी विलयन में, इनमें से कोई नहीं। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, एक अल्प पराशरी विलयन। 71 का सी। 32 है ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक। तो 72 का क्या होगा? ए, संयोजी ऊतक। ठीक है। 72 का ए जो है आपको अस्थि के मैट्रिक्स में ओसीन नामक प्रोटीन होता है, यानी अस्थि यानी हड्डी के मैट्रिक्स में ओसीन नामक प्रोटीन होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अस्थि यानी हड्डी के मैट्रिक्स में जो है आपको कौन सा प्रोटीन होता है, तो ओसीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? ओसीन नामक प्रोटीन। और यह संयोजी ऊतक का भाग है। और ऊतक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। 73 है सेब और नाशपाती का निर्जा रोग का कारक क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं। 73 का क्या होगा? बी हो जाएगा, जीवाणु। यानी सेब और नाशपाती का निर्जा रोग का कारक है जीवाणु। क्या है? जीवाणु है। ठीक है। यानी 73 का क्या होगा? 73 का बी हो जाएगा। 74 है मडुआ रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिसेटम ग्लोकम, सोरघम, बल, गियर, जीमेज या फिर एलुसाइना कोराकाना। तो 74 का क्या होगा? डी हो जाएगा, एलुसाइना कोराकाना। यानी मडुआ का वैज्ञानिक नाम है एलुसाइन कोराकामा। ठीक है। जीमेज है आपको मक्का का। ठीक है। और एलुसाइन कोराकाना ये तो आपको किसका है? रागी का है। ठीक है। और क्या है? और जैसे है सोरघम वल्गियर, ये जो है आपको ज्वार का है। सोरघम वल्गियर किसका है? तो ज्वार का है। और पेनिसेटम ग्लोकम ये आपको बाजरा। एक बार फिर से, जीमेज है मक्का का, जीमेज आपको मक्का, एलुसाइन कोराकाना रागी, सोरघम बल्गियर ज्वार, पेनिसेटम ग्लोकम बाजरा। यानी मडुआ यानी रागी जो है एलुसाइन कोराकामा, जीमेज मक्का। ठीक है। अब उसके बाद है 75 है सेलामेंडर किस संघ के जीव हैं? क्या है? सेलामेंडर किस संघ के जीव है? ठीक है। कार्डेटा क्या है? कार्डेटा। उसके बाद हेमिकार्डेटा। ठीक है। या फिर इकाई नोडरमेटा या फिर मोलस्का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपको कार्डेटा होगा। क्या होगा? कार्डेटा। यानी सेलामेंडर किस संघ के जीव है? तो कार्डेटा का है। 75 का ए जो आपको एम्फीबिया वर्ग के जीव है। कौन सा है? एम्फीबिया वर्ग। 76 है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक इनमें से कौन नहीं है? ताप, जल, क्लोरोफिल की मात्रा, CO2। तो 76 का क्या होगा? सी, क्लोरोफिल की मात्रा। बाह्य कारक कौन सा नहीं है? तो क्लोरोफिल की मात्रा। 77 है ऐसे नोड है संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। तो 77 का क्या होगा? सी हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। यानी ऐसे नोड आपको तंत्रिका ऊतक का है, जो आपको न्यूरॉन के एक्सॉन वाले भाग के ऊपर सफेद रंग के चर्बीदार पदार्थ का आवरण रहता है। ठीक है। 78 है मूत्र वाहिनी वृकक, यानी वृकक मतलब किडनी, और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। यानी मूत्र वाहिनी वृकक के किस भाग से बाहर निकलता है? ऊपरी भाग, निचले भाग, कोई निश्चित स्थान नहीं, हाइलम से। तो 78 का हो जाएगा डी, हाइलम। मूत्र वाहिनी आपको हाइलम से बाहर निकलता है। किससे निकलता है? हाइलम वाले भाग से। वृकक धमनी जैसे किडनी के हाइलम जो है, हाइलम वाले भाग से वृकक धमनी जो है किडनी में प्रवेश करता है तथा वृकक सिरा बाहर निकलता है, और किडनी के हाइलम वाले भाग से ही मूत्र वाहिनी निकलता है, जो आपको मूत्राशय से जुड़ा रहता है। यानी मूत्र वाहिनी वृकक के कौन सा भाग से बाहर निकलता है? तो हाइलम से निकलता है। 79 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पतझड़ को रोकता है? यानी कौन सा पादप हार्मोन पतझड़ को रोकेगा? तो कौन रोकेगा? देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ठीक है, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो 79 का आंसर जो होगा वो होगा जिब्रेलिन्स। 79 का क्या होगा? जिब्रेलिन्स। 80 है स्टेम सेल का विकास किस जनन स्तर से होता है? एक्टोडर्म, एडोडर्म, मेसोडर्म, इनमें से सभी।
तो 80 का क्या होगा, 80 का हो जाएगा सी, मेसोडर्म। यानी स्टेम सेल का विकास किस जनन स्तर से होता है, तो मेसोडर्म से, यानी 80 का सी। 81 है, नागरी दुबराज चावल को 2023 को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य की है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लद्दाख या तेलंगाना। तो 81 का क्या होगा, बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यानी नागरी दुबराज चावल को 2023 जीआई टैग मिला, किस राज्य को मिला है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है। 82 हाल ही में माधवपुर मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में माधवपुर मेला 23 का आयोजन कहाँ किया गया, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश। 82 का क्या होगा, ये हो जाएगा गुजरात। माधवपुर मेला 23 का आयोजन कहाँ किया गया, तो गुजरात में। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा यानी गलत है। वो एक तरफ है पोर्टल, दूसरी तरफ है जारीकर्ता। प्रहरी है, बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय, डिजिटल संसद, लोकसभा सचिवालय, जलदूत, नीति आयोग, संगम युवा, शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय। तो इसका क्या होगा आंसर, 83 का सी, जलदूत नीति आयोग। यह जो है आपको सत्य है। बाकी प्रहरी है, बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय सही है, डिजिटल संसद, लोकसभा सचिवालय, संगम युवा, शिक्षा एवं कौशल विकास, यानी जलदूत जो है आपको, जलदूत पोर्टल जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो आपको गांव में चयनित कुओं जल स्तर का पता लगाने के लिए उद्देश्य है। यानी जलदूत पोर्टल जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है। 84 है, वर्तमान समय में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड मिस्टर कौन है, सोनू सूद, विराट कोहली, नितिन गडकरी, एस जयशंकर। तो 84 का हो जाएगा सी, नितिन गडकरी। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड है मिस्टर नितिन गडकरी। 85 पहला साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ, यूके, अमेरिका, जापान, मिस्र। तो 85 का क्या होगा, 85 का हो जाएगा डी, मिस्र। पहला साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज 2023 युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ, भारत और, सॉरी 85 का डी सही है, मिस्र होगा। ठीक है। 86 है, हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन ओलिविया। तो 86 का क्या होगा, बी, ऑपरेशन गरुड़। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़। ठीक है। 87 है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जारी करता है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता या फिर गृह मंत्रालय। तो 87 का ए, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। 88 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला, भारत का स्थान कौन सा है, 87, 85, 84, 88। तो 88 का क्या होगा, 88 का हो जाएगा बी, 85वां। 89 है, हाल ही में भारत सरकार ने एलआईसी में कितना एफडीआई की अनुमानित देने का निर्णय है, 20%, 30, 29, 74। तो 89 का ए, 20%। ठीक है। यानी एलआईसी में कितना एफडीआई अनुमति देने का निर्णय लिया है, तो 20% का। अब उसके बाद है 90। तो 90 क्या कहता है कि हाल ही में भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किसके द्वारा किया गया, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। 90 का क्या होगा, सी, नरेंद्र मोदी। यानी भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। 91 है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उत्तर कोरिया, इजराइल, चीन, भारत। 91 का क्या होगा, बी हो जाएगा, इजराइल। इन किस देश की नौसेना ने लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इजराइल। ठीक है। अब उसके बाद है 92। 92 क्या है कि नासा का अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 का संबंध किससे है, मंगल, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। तो 92 का क्या होगा, डी, चंद्रमा से है। 93 है, हाल ही में किस राज्य की गांव को पहला जैव विरासत घोषित किया गया, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। किस राज्य की गांव को पहला जैव विरासत घोषित किया गया, 93 का क्या होगा, 93 का हो जाएगा ए, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिटापट्टी और मीना छिपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विवादित विरासत घोषित किया है। ठीक है। 94 है, फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता कौन जीती है, दिविता राय, पल्लवी सिंह, नंदिता गुप्ता, वंशिका परमार। तो 94 का क्या होगा, 94 का हो जाएगा सी, नंदिनी गुप्ता। यानी फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन जीता है, तो नंदिनी गुप्ता।
95 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार 8 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च, 17 मार्च। तो 95 का क्या होगा? 95 का हो जाएगा सी 15 मार्च, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। ठीक है। अब उसके बाद है 96, जो आपको मैथ है, तो मैथ का आंसर बता देते हैं। ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। तो 96 का आंसर क्या होगा? 96 का जो आंसर होगा वो होगा 12.6/5 दिन। 97, 97 जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा 4.5%। 98, 98 एलसीएम और एचसीएफ का है। ठीक है, तो 98 का आंसर क्या होगा? 98 का हो जाएगा आपको 196830, यानी बी। और 99, 99 आपको रीजनिंग है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा? 142, यानी ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो आयत गिनना है, इसमें कितना होगा? 100 में क्या होगा? 9 हो जाएगा, यानी टोटल कितना आयत है? 9 आयत है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि इस तरह का आपको वीडियो आपको मिलता रहे, और बेल आइकन भी बजा दें, क्योंकि जब भी वीडियो अगर डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।